साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर अपने 770 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। और जाते जाते आपसे कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो भीमा देवी मंदिर है उसको किसने तुड़वाया था, ये पूछा था आपसे। तो उसका जो सही उत्तर है वो है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ने ये मंदिर है वो तुड़वाया था। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो 771 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने कि राज्यश्री का जो विवाह है वो किस राजा के साथ हुआ था। इनमें से ऑप्शन अपने दे रखे हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन। शशांक, देवगुप्त, ग्रहवर्मा या फिर पुलकेशिन। तो किसके साथ इनमें से राज्यश्री का विवाह है वो हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ग्रहवर्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं अपने। राजश्री का विवाह जो है वो कनौज के राजा थे ग्रहवर्मा, उनसे हुआ था और वे मौखरी वंश से संबंधित थे। और यह विवाह है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो राजश्री का जो विवाह है दो शक्तिशाली वंशों पुष्यभूति वंश से तो थी राजश्री, और मौखरी वंश जहाँ उसका विवाह हुआ था, शादी हुई थी, इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाता है। तो इसे और ज्यादा शक्तिशाली है वो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि राज्यश्री का विवाह किस वंश के राजा से हुआ था। पीछे फैक्ट में पढ़ गए हैं किस वंश के राजा के साथ हुआ था। गुप्त वंश, चालुक्य वंश, मौखरी वंश या फिर गौड़ वंश। तो किस वंश के राजा के साथ हुआ था राज्यश्री का विवाह? मौखरी वंश के राजा के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फैक्ट देख लेते हैं इसके कि राजा ग्रहवर्मा है वो मौखरी वंश के शासक थे और यह जो वंश है वो कनौज के अंदर शासन किया करता था। इस विवाह ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों को भी आपस में जोड़ा था, उनके भी संबंध इससे मजबूत हुए थे। तो राजश्री के विवाह ने हर्षवर्धन के भविष्य के राजनीतिक निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाला था। हर्षवर्धन की बहन थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ग्रहवर्मा की हत्या है वो किसने की थी इनमें से। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रहवर्मा थे कौन? तो राज्यश्री के पति का नाम था ग्रहवर्मा और कहाँ के राजा थे? कनौज के शासक थे ये। तो किसने उनकी हत्या की थी? शशांक, देवगुप्त, हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन। किसने की थी? तो देवगुप्त है, उसने ग्रहवर्मा की हत्या की थी। देवगुप्त कौन थे? तो मालवा के शासक थे जिसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और इस घटना के बाद है राज्यश्री को वो बंदी बना लेते हैं और यह घटना हर्ष के जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई क्योंकि बहन को बचाने के लिए उसने युद्ध किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि देवगुप्त की हत्या किसने की थी। तो अभी पढ़ गए हैं देवगुप्त थे कौन? मालवा के शासक थे। और किसकी हत्या करते हैं? वो ग्रहवर्मा की हत्या करते हैं। ग्रहवर्मा कौन थे? तो राज्यश्री के पति थे और कनौज के शासक थे। उनकी हत्या करते हैं मालवा के शासक देवगुप्त। तो अब देवगुप्त की हत्या किसने की? हर्षवर्धन, शशांक, राज्यवर्धन या फिर बाणभट्ट। किसने की थी इसमें से? देवगुप्त की हत्या तो होगी थी राज्यवर्धन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राज्यवर्धन थे कौन? तो वो भी राज्यश्री के भाई थे। राज्यश्री के भाई थे, तीन भाई बहन थे ये। हर्षवर्धन सबसे बड़े थे इसमें, राज्यवर्धन, और इनकी बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह करते हैं कनौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा की हत्या करते हैं मालवा के शासक देवगुप्त। उसके बाद में देवगुप्त की हत्या करते हैं राज्यवर्धन। तो देवगुप्त ने कनौज पर हमला किया था जिसे राज्यश्री को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो इसी राज्यश्री के अपमान का बदला लेते हैं कौन? उनके भाई राज्यवर्धन। वो बदले के अंदर देवगुप्त को मार डालते हैं और ये युद्ध है वो 605-606 ईस्वी के करीब हुआ था। तो राज्यवर्धन ने बहन का बदला लिया लेकिन बाद में वह भी धोखे से मारा गया था। देवगुप्त का मित्र कौन था? देवगुप्त जो मालवा के शासक थे उनका मित्र कौन था इनमें से? शशांक, पुलकेशन, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो कौन था देवगुप्त का मित्र? शशांक। कहाँ के राजा थे? बंगाल के राजा थे ये शशांक, जो देवगुप्त के परम मित्र थे। बंगाल का राजा था और ये देवगुप्त के सहयोगी भी थे।
दोनों ने मिलकर कनौज और पुष्यभूति वंश को कमजोर करने की कोशिश की। दोनों मित्रों की साजिशों ने उत्तर भारत की राजनीति को हिला दिया था। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी इनमें से? तो राज्यवर्धन किसकी हत्या करते हैं? देवगुप्त की। बाद में राज्यवर्धन की हत्या कौन करते हैं? देवगुप्त, शशांक, हर्षवर्धन, ग्रहवर्मा। तो जो देवगुप्त थे उनकी तो हत्या राज्यवर्धन ने कर दी थी। हर्षवर्धन थे वो राज्यवर्धन के भाई थे, और ग्रहवर्मा है वो इनकी बहन के पति थे। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के पति थे ग्रहवर्मा, जिसकी हत्या कौन करते हैं? देवगुप्त। तो राज्यवर्धन की हत्या कौन करते हैं? शशांक। और शशांक कौन थे? ये देवगुप्त के मित्र थे, सहयोगी थे उनके। और कहाँ के राजा थे? बंगाल के राजा थे ये, जो राज्यवर्धन की हत्या करते हैं। तो शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या करते हैं। ये बंगाल के शासक थे और यह घटना 606 के अंदर हुई थी। शशांक ने विश्वासघात से एक योग्य राजा को मार डाला, जिससे हर्ष की सत्ता है वो स्थापित होती है। हर्षवर्धन उसके बाद में शासक बनते हैं। शशांक किस वंश का राजा था? मौर्य, मोखरी, गौड़ या चालुक्य? तो किस वंश का राजा था? तो गौड़ वंश का राजा था। कहाँ का राजा था? बंगाल का राजा था। गौड़ वंश से संबंधित थे ये। यह शैव मत का अनुयायी था, उसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। और गौड़ के इस राजा ने राजनीतिक चालों से उत्तर भारत की राजनीति में दखल दी, यानी राजनीतिक चालों से ही वो किसकी हत्या कर देते हैं? राज्यवर्धन जैसे महान शासक की वो धोखे से हत्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बौद्ध धर्म के ऊपर पढ़ के आए हैं कि विरोधी थे। कौन थे? तो उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया था। किसने? तो ऑप्शन देख लेते हैं, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शशांक या फिर पुलकेशन। तो किसने कटवाया था? शशांक। ये बौद्ध धर्म के विरोध में थे और ये बोधि वृक्ष को बाद में कटवा देते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक है बोधि वृक्ष, जिसको ये कटवा देते हैं वे बुद्ध विरोधी थे। बोध गया का यह वृक्ष है वो बौद्धों के लिए पवित्र माना जाता था। तो शशांक ने धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हुए बौद्ध प्रतीकों को है वो नुकसान पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? कब की थी शशांक ने धोखे से उनकी हत्या? 606, 604, 610 या 608 ईस्वी? तो कब की थी? 606 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या वो 606 ईस्वी में की थी। इसके बाद हर्षवर्धन है वो सत्ता संभालते हैं और यह समय है वो बाद में बड़े एक राजनीतिक बदलाव का समय था। तो राज्यवर्धन की मृत्यु से हर्ष के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राज्यवर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शशांक, हर्षवर्धन, देवगुप्त या बाणभट्ट? तो कौन बैठे थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के जो भाई थे, छोटे भाई थे, वो बाद में सत्ता संभालते हैं। तो राज्यवर्धन की हत्या हुई थी 606, तब हर्षवर्धन क्या उनके बाद गद्दी संभालते हैं। उस समय हर्षवर्धन है वो मात्र 16 वर्ष के थे। उसने बाद में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। युवा उम्र में गद्दी संभालना फिर विजेता बनना, यह हर्ष की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो जब वो 606 के अंदर सत्ता संभालते हैं तब वो कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के थे मात्र। तो अब पूछा है उनका जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी, 600 ईस्वी, 580 ईस्वी या फिर 610 के अंदर? तो कब हुआ था? 590 के अंदर। और 606 में वो सत्ता संभालते तब वो कितने वर्ष के थे? मात्र 16 वर्ष के थे। तथ्य देख लेते हैं हमने। हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 590 के अंदर थानेश्वर हरियाणा के अंदर होता है और ये पुष्यभूति जो वंश है उसके प्रमुख शासक भी आगे जाकर बनते हैं। बचपन से युद्ध कौशल में निपुण थे और इतिहास में 7वीं शताब्दी के महान राजा है के रूप में हर्ष को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे? 610, 606, 600 या 615 के अंदर? कब बैठे थे? 606 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन है वो गद्दी पर बैठते हैं। किसके बाद में? राज्यवर्धन के बाद में। राज्यवर्धन जो उनके बड़े भाई थे पहले गद्दी पर, लेकिन शशांक जो है वो उनकी धोखे से हत्या कर देते हैं, जिसके बाद में हर्षवर्धन है वो गद्दी संभालते हैं। तो 606 के अंदर अपने भाई की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली। 16 वर्ष के थे और अपने शासन का आरंभ है वो थानेश्वर से करते हैं। युवावस्था में गद्दी संभालना, साम्राज्य विस्तार करना हर्ष की रणनीतिक प्रतिभा को भी दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। शशांक की हत्या किसने की थी?
शशांक जो राजा थे बंगाल के, पूछा है उनकी हत्या है वो किसने की थी इनमें से? तो हर्षवर्धन, देवगुप्त, बाणभट्ट या पुलकेशिन, किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने है वो शशांक की हत्या की थी। तो शशांक ने हर्ष के भाई की हत्या की थी, बदले में हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर समाप्त कर दिया। और यह हर्ष के साम्राज्य विस्तार की शुरुआत थी। शत्रु का नाश कर अपने साम्राज्य को उन्होंने मजबूत किया। हर्ष की न्यायप्रियता और साहस को भी ये दिखाता है। तो अब ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि जो तीन भाई बहन थे, ये राज्यवर्धन, ये प्रभाकर वर्धन की तीन संतान थी, जिनमें बड़े से बड़े थे राज्यवर्धन, फिर इनकी एक बहन थी राज्यश्री और हर्षवर्धन, ये तीन थे। फिर क्या होता है, राज्यश्री की शादी कर देते हैं, ये राज्यश्री की शादी करते हैं ग्रहवर्मा से। और एक राजा थे देवगुप्त, वो क्या कर देते हैं, ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। ग्रहवर्मा की वो हत्या कर देते हैं देवगुप्त। तो बाद में देवगुप्त की हत्या कौन कर देते हैं? राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन, वो देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि देवगुप्त की हत्या का बदला लेते हैं देवगुप्त के एक मित्र होते हैं शशांक, वो धोखे से राज्यवर्धन को मार देते हैं, इनको भी मार देते हैं। उसके बाद में गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन, जो इनके भाई थे राज्यवर्धन के, वो अपने भाई की मौत का बदला लेते हैं और शशांक को मार देते हैं। ठीक है, तो वो शशांक की हत्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन कितनी उम्र में राजा बने थे? तो कितनी उम्र में राजा बने थे वो? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 25 वर्ष? तो उनका जन्म हुआ था 590 के अंदर और राजा बनते हैं वो 606 के अंदर। तो कितनी उम्र थी तब उनकी? 16 वर्ष। तो ऑप्शन सी इनका सही उत्तर होगा इसका, 16 वर्ष की उम्र के अंदर वो राजा बनते हैं। राज्यवर्धन की हत्या के बाद में गद्दी संभालते हैं वो कुशल योद्धा और प्रशासक थे वो। युवावस्था के अंदर गद्दी पर बैठकर उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसको सुदृढ़ किया था। तो किशोरावस्था में नेतृत्व कर पाना उनकी विलक्षण प्रतिभा को भी दर्शाता है। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो इनमें से कौन सी थी? कनौज, थानेश्वर, प्रयाग, पाटलिपुत्र। तो हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? थानेश्वर के अंदर। और वो यहीं से अपना कार्यकाल भी शुरू करते हैं और अपनी राजधानी किसे? थानेश्वर को बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, थानेश्वर। तो थानेश्वर जो वर्तमान कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है, हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में उन्होंने राजधानी है वो कनौज स्थानांतरित कर ली थी। तो थानेश्वर है वो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। हरियाणा के इतिहास में थानेश्वर का नाम है वो हर्षवर्धन के कारण अमर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर्षवर्धन की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी थी? तो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों ही रचनाएं थी ये तीनों हर्षवर्धन की थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। वह एक विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। इन रचनाओं से तत्कालीन समाज, धर्म, संस्कृति की झलक भी अपने को देखने को मिलती है। तो राजा होकर साहित्य रचना करना यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का भी प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यशोमती के सती होने का जो प्रमाण है वो अपने को कहाँ मिलता है? तो मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, ऐहोल्लेख या फिर महावंश। तो ये कहां से मिलता है? हर्षचरित से। तो इसके रचयिता कौन थे? हर्षचरित के बाणभट्ट। तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में ये अपने को प्रमाण मिलते हैं किसके? यशोमती के सती होने के। तो इसमें यशोमती के सती हो जाने के वर्णन है। यशोमती है वो हर्ष की माता थी और हर्षचरित है वो ऐतिहासिक नहीं बल्कि अर्ध काव्यात्मक जीवनी है, लेकिन कई ऐतिहासिक तथ्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर बिंदुसार। तो जो कुंभ मेला लगता है उसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो प्रयाग के अंदर हर 12 वर्ष में महासंगम और दान सभा की शुरुआत की। इसके बाद में ये कुंभ मेले का रूप ले लेता है। चीनी जो यात्री थे वैनस्वांग जो इसका वर्णन भी करते हैं।
तो हर्ष का यह आयोजन न केवल धार्मिक था बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के समय भारत पर कौन आक्रमण करते थे। ज्यादा आक्रमण है वो हर्षवर्धन के समय में भारत पर कौन करते थे, ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मंगोल, हूण, शक या फिर कुषाण। तो हर्षवर्धन के समय भारत पर आक्रमण करने वाले थे हूण। हूण वंश के जो थे शासक वो करते थे। तो हर्षवर्धन के जो प्रारंभिक शासनकाल में हूणों का भय था, इससे पहले सकंद गुप्त ने हूणों को हराया था। हर्ष ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला। हूणों के आक्रमणों ने भारतीय शासकों को एकजुट कर रक्षा के लिए प्रेरित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर्षवर्धन को किस उपाधि से जाना जाता था। हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, चक्रवर्ती, परमेश्वर, शिलादित्य या महाराजाधिराज। तो क्या बोलते थे हर्षवर्धन को, शिलादित्य। शिलादित्य की उपाधि है वो उनको प्राप्त थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि है वो धारण की थी और यह उपाधि प्राचीन काल में सार्वभौम सम्राटों को दी जाती थी। यह एक धार्मिक सांस्कृतिक उपाधि भी थी। शिलादित्य जैसे शीर्षक राजाओं की प्रतिष्ठा और धर्मपरायणता को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन ने शिलादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो कब की थी, 606, 612, 620 या 627। तो 606 में तो वो राजा बने थे, शासक बने थे। तो शिलादित्य की उपाधि उन्होंने कब हासिल की थी, 612 के अंदर, यानी शासक बनने के 6 वर्ष के बाद में। तो हर्ष ने कुछ शासन के कुछ वर्षों बाद ये उपाधि धारण की थी। यह उपाधि है वो धार्मिक और सामाजिक महत्व की थी। इसका अर्थ क्या है, धर्मशील और महान शासक। शिलादित्य का अर्थ क्या है, धर्मशील और महान शासक। इस उपाधि से हर्ष ने खुद को धार्मिक और राजनीतिक रूप से सर्वोच्च सिद्ध किया था। हर्षवर्धन का शासनकाल है वो कब से कब तक रहा था। तो कब से कब तक शासन रहा था, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 590 से 640, 606 से 647, 600 से 660 या फिर 615 से 645 ईस्वी। तो हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा था, 606 से 647 ईस्वी तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 606 में उन्होंने गद्दी संभाली और 647 तक उन्होंने शासन किया था। और यह जो काल है वो भारत के स्वर्ण युगों में से एक माना जाता है। इस काल के अंदर विज्ञान है, साहित्य है, धर्म है, संस्कृति है, उन सभी के अंदर विकास हुआ था। तो 40 वर्ष से भी अधिक तक उन्होंने शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध कब हुआ था। कब युद्ध हुआ था, 628 में, 634-35 में, 637 में या फिर 645 में। तो कब हुआ था, 634-35 के अंदर पुलकेशिन के साथ हर्षवर्धन है वो युद्ध लड़ते हैं। तो हर्ष ने दक्षिण की ओर विस्तार के लिए पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था। युद्ध 634-35 में हुआ था और इस युद्ध के अंदर हर्ष को हार का सामना करना पड़ा। हर्षवर्धन इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं। तो पुलकेशिन के विरुद्ध युद्ध के अंदर साम्राज्य विस्तार की सीमा निर्धारित है वो हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। नदी कौन सी थी, गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। यह जो नदी है वो उत्तर दक्षिण भारत की सीमाओं को दर्शाती है। पुलकेशिन ने उत्तर से आने वाली हर्ष की सेना है उसे रोक दिया था। युद्ध के अंदर किसकी हार हुई थी, हर्षवर्धन की। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। तो कौन से वंश के थे ये, तो ये थे चालुक्य वंश के। पुलकेशिन जो द्वितीय थे वो चालुक्य वंश के शासक थे। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के महान राजा थे। उनकी राजधानी थी वातापी या बादामी नाम है जिसका, ये उनकी राजधानी थी। उसने दक्षिण भारत के अंदर साम्राज्य फैलाया। तो चालुक्य जो वंश है ये जो शासक थे वो अपने युद्ध कौशल और संस्कृत प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी है वो अपने को किस अभिलेख से मिलती है, ये बताना। ऑप्शन देख लेते हैं, वेनसांग विवरण, हर्षचरित, प्रयाग प्रशस्ति या फिर एहोल अभिलेख। तो इसकी जानकारी अपने को किससे मिलती है, एहोल अभिलेख से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, एहोल अभिलेख है उसे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है उसकी जानकारी है वो मिलती है। ये चालुक्य वंश का शिलालेख है एक, एहोल अभिलेख।
जिसके अंदर क्या है कि पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्णन अपने को मिलता है। यह अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। तो ऐतिहासिक स्रोतों में यह प्रमाणित युद्ध एकमात्र उल्लेखनीय पराजय है किसकी? हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध में जीत किसकी हुई थी, विजय किसकी हुई थी? तो हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय दोनों की संधि हुई, यहाँ युद्ध टल गया। तो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं, हर्षवर्धन हार जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हर्ष ने दक्षिण में विस्तार का प्रयास किया पर पुलकेशिन ने उसे हरा दिया। यह हर्ष की एकमात्र विफल सैन्य मुहिम मानी जाती है। युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ। हर्ष जैसे महान सम्राट की हार और पुलकेशिन की युद्ध नीति की को ये दर्शाता है। हर्षवर्धन किससे युद्ध करते हुए हारा था? तो किससे हारा था? देवगुप्त, शशांक, पुलकेशिन द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो किससे हारा था? पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन युद्ध करते हुए हार जाते हैं। जो चालुक्य वंश के थे ये पुलकेशिन द्वितीय। 634-35 में होता है, नर्मदा नदी के तट पर होता है। युद्ध में हार के बाद हर्ष ने दक्षिण की ओर आक्रमण नहीं किया। एक महान सम्राट भी सीमाओं का सम्मान करता है। यही इस युद्ध से शिक्षा अपने को मिलती है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक किस धर्म का था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। तो किस धर्म का था? शैव धर्म का था और बौद्ध धर्म का विरोधी था, बहुत बड़ा शैव धर्म को मानने वाला था। कट्टर शैव धर्म अनुयायी। बौद्ध वृक्ष को उसने कटवाया था और बौद्ध विहारों को भी उसने नष्ट किया था। बौद्धों ने उसे धर्म विरोधी शासक माना था। तो धर्मांधता से इतिहास में नकारात्मक छवि उनकी बनती है। शशांक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो धर्म के अंदर अंधा हो गया था और बौद्ध धर्म का विरोध करने लग गया था। हर्षवर्धन किस शताब्दी के अंदर राजा बना था? किस शताब्दी में राजा बना था हर्षवर्धन? तो 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? कब बने थे? 606 के अंदर। शताब्दी पूछे तो कौन सी अगली होती है? 7वीं। अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। तो हर्षवर्धन राजा कब बने थे? 7वीं शताब्दी के अंदर। सी ऑप्शन। अगर जन्म पूछे हर्षवर्धन का तो वो कब होगा? 6वीं के अंदर। कब होता है? 590 में जन्म होता है, तो 6वीं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। 606 में राजा बने, जो 7वीं शताब्दी का प्रारंभ था। इसी शताब्दी के अंदर ह्वेन-सांग है जो वो भारत आए थे और इस काल को भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो 7वीं शताब्दी में भारत ने हर्ष जैसे यशस्वी सम्राट दिए जिनका प्रभाव चीन तक था। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है वो कहाँ है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क जो लगभग 110 एकड़ के अंदर है कहाँ? वो जगह का नाम आपको बताना है कहाँ है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।